चलिए, तो क्लास को स्टार्ट। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं जनरल एक्सेप्शंस को। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे अगर आप क्राइम कर भी देते हैं, ऑफेंस कर भी देते हैं, तब भी आपको कोर्ट जो है वो पनिशमेंट नहीं देगा उस पर्टिकुलर ऑफेंस के, चाहे वो ऑफेंस कुछ भी हो, है ना। सिचुएशन है कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में आपने उन ऑफेंस को कमिट किया। ठीक, तो यहाँ पे टोटल आपके सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 44 तक जितने भी जनरल एक्सेप्शन है, इनमें कुछ पर्टिकुलर ऑफेंस के बारे में कहा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे प्राइवेट डिफेंस की हम बात करें, है ना, तो प्राइवेट डिफेंस में आप हर सिचुएशन में किसी इंसान का मर्डर नहीं कर सकते, डेथ काउज नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल वो 7 जो एक्सेप्शन दिए गए उसमें वो फॉल करे, है ना। तो उसी की तरीके से यहाँ पर भी आपके जो जनरल एक्सेप्शन है उनमें हर सिचुएशन में आपका एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑफेंस करने के का पावर है आपके पास, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो फिर आपकी लायबिलिटी आ जाएगी, है ना। लेकिन जितना आपको दिया गया, अगर उतना टाइप का आप ऑफेंस करते हैं तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं आती, बेसिकली ये है। फिर इसके पीछे का एक रूल भी है कि भाई बहुत सारी सिचुएशन तो ऐसे होती है जहां पे आप ऑफेंस करना नहीं चाहते बट आपसे हो जाता है। फिर दूसरा एक है कि प्राइवेट डिफेंस, बेसिकली अगर हम बात करें प्राइवेट डिफेंस में, जहाँ पे आपको खुद की सेफ्टी के लिए आपको कुछ राइट दिए जाते हैं कि आप अपने बचाव के लिए, बचाव के लिए दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं, दूसरे को घायल कर सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं कुछ कुछ सिचुएशन में। तो पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि भाई स्टेट की बेसिकली ड्यूटी होती, जो हमारा स्टेट है उसकी ड्यूटी है कि हमारी सुरक्षा करना। लेकिन अगर स्टेट जो है हर टाइम में तो एक बॉडीगार्ड लगा के हमें दे नहीं सकता। अब 140-150 करोड़ की आबादी हो गई, हर किसी के को तो एक बॉडीगार्ड नहीं दिया कि भैया कोई भी इसको मारेगा तो इसको लोग बचाना तुम, है ना। तो उस सिचुएशन में स्टेट जो है हमें कुछ राइट्स देता है कि अगर कुछ सिचुएशन में अगर हम ऑफेंस कर देते हैं तब भी हम लायबल नहीं होंगे, और किसी अपने आप को प्रोटेक्ट करने में अगर हम कोई ऑफेंस कर देंगे तब भी हम लायबल नहीं होंगे, जो कि बेसिकली प्राइवेट डिफेंस वाले पार्ट में कवर होता है कि आप अपने आप को बचाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई ऑफेंस कर देंगे उस टाइम में करते हो तो हम आपको लायबल नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फटाफट से आते हैं चैप्टर 3 सेक्शन 14 से सेक्शन 44 तक। कुछ इसमें चीजें हैं, पहले उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहला जो सवाल इसमें आता है कि क्या जो जनरल डिफेंस है वो बीएनएस में जितने ऑफेंस हैं उनको कमिट करने के टाइम ही आपको मिलते हैं, या फिर जो अदर लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, स्पेशल लॉज है, उसमें भी देते हैं। तो इसका आंसर है कि जो जनरल डिफेंसेस हैं हमारे, जनरल एक्सेप्शन हैं, मतलब डिफेंसेस सिविल लॉ में बोला जाता है, जनरल एक्सेप्शन क्रिमिनल लॉ में इसको बोला जाता है। जनरल एक्सेप्शन जो है हमारे, वो आपको आपके बीएनएस में जितने ऑफेंस हैं उनको करते समय भी मिलते हैं, और जो लोकल लॉज, स्पेशल लॉज को करते समय भी आपको मिलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज आपको मिलेगा। केएम नानावती, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1962 का। इस केस में कहा गया है कि अगर कोई पर्सन बोलता है कि भाई मैंने ये जो ऑफेंस किया है वो किसी जनरल एक्सेप्शन में के अंदर में फॉल किया है, फॉल मेरा जो मेरा ये ऑफेंस है वो किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, तो प्रिजम्पशन उसके अगेंस्ट माना जाएगा। उसके अगेंस्ट माना जाएगा कहने का क्या मतलब है कि ये माना जाए कि नहीं, उसने ये ऑफेंस जनरल एक्सेप्शन के अंडर में नहीं किया है, उसने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये ऑफेंस किया है। अब उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई उसने ये ऑफेंस किसी जनरल एक्सेप्शन में किया है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे से गाड़ी चलाते वक्त किसी की डेथ हो गई, कोर्ट में मामला गया, केस हुआ मेरे खिलाफ। अब कोर्ट में ये माना जाए कि मैंने जो उसकी डेथ काउज करी है वो या तो रैश एंड नेग्लिजेंस में करी है, या फिर जानबूझ के मैंने उसकी डेथ काउज करी, मर्डर किया मैंने उसको, कुछ भी जो जैसा भी सेक्शन लगा दे मेरे ऊपर पुलिस वाला, रैश एंड नेग्लिजेंस का लगा दे या फिर मर्डर ही का लगा ले कि नहीं इन्होंने जानबूझ की गाड़ी चला दी। Now, if I have to prove that the death was caused due to accident, then in that case मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में जाके कि भाई मैं गाड़ी तो अपनी देखिए 60 की स्पीड में चला रहा था, वहां आपका सीसीटीवी कैमरा लगा, उसको निकालिए, आप देखिए गाड़ी की जो स्पीड थी मेरी 60 की थी, और वो आदमी अचानक से मेरी गाड़ी के आगे सामने आ गया, मेरी गाड़ी के सामने वो आदमी अचानक से आ गया, मैंने ब्रेक भी लगाया, बट ब्रेक लगाते लगाते वो गाड़ी जाके उसको हिट कर जाती है और वो वहां पे मर जाता है। तो ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उस पर्सन के ऊपर है जो ये कह रहा है कि मेरा केस जो है वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। केएम नानावती उस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 के केस में ये चीज कही गई। हमेशा ये माना जाएगा कि प्रिजम्पशन आपके अगेंस्ट है। अगेंस्ट है मतलब कि माना जाए कि आपने वो ऑफेंस किया है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई
जनरल एक्सेप्शन में मेरा केस फॉल कर रहा है तो आप प्रूव करें। फिर इसी से रिलेटेड सेक्शन है बीएसए का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 108, जो भी यही बात कहता है कि जब भी कोई इंसान ये कह रहा है कि भाई मेरा केस किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, तो दैट बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन दैट पर्सन जो उसकी प्ली ले रहा है। ठीक है, प्रोवाइड, ये कहता है सेक्शन 108 प्रोवाइड दैट इफ एन अक्यूज्ड पर्सन क्लेम्स द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शंस, the burden of proving his plea that his case fall under the general exception lies upon the accused। ठीक है, उसके ऊपर ही लाई करेगा कि वही प्रूव करेगा कि भाई उसका केस जो है कैसे किस जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, एक्सीडेंट में फॉल कर रहा है, नेसेसिटी में फॉल कर रहा है, इंटॉक्सिकेशन के अंदर में जो है डेथ काउज कर दिया, या किसी प्राइवेट डिफेंस में, या प्रॉपर्टी को बचाते हुए, कोई पर्सन को बचाते हुए उसने वो कर दिया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें आपको जाननी है वो ये है कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ को, सॉरी, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपका वो कैसा है। नॉर्मली क्रिमिनल लॉ में जो प्रूफिंग सिस्टम होता है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। मान लीजिए मैंने कोई ऑफेंस किया है, तो जो सरकारी वकील है, जो प्रोसिक्यूशन है हमारा, वो मेरे खिलाफ ऑफेंस को जो प्रूफ करेगा वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करेगा। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब क्या है, किसी को मालूम है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का क्या मतलब है, जल्दी बताइए। कितने लोग हैं क्लास में? 15 लोग हैं। बताइए, क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो आप लोगों को पता होगा क्या मतलब होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का। हम्म, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है सर, आ रही है। बताइए क्या होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का। सॉरी सर, क्या क्या रिपीट करेंगे सर? मैं पूछ रहा हूँ कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो प्रूव करने का एक वो है लायबिलिटी, उसका क्या मतलब होता है? सर चलिए, जिसमें सर कोई डाउट नहीं है, मतलब जिसमें 100% श्योरिटी जिसको कह सकते हैं 100%। सही है। मतलब कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का कहने का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन पे ये ना लगे कि उस पर्सन की जगह पे किसी और पर्सन ने वो ऑफेंस किया हो सकता है। ठीक है, उस पर्सन की जगह पे किसी और ने वो ऑफेंस किया हो सकता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कोई डाउट ना रहे कि भाई उसके अलावा किसी और ने कोई ऑफेंस किया या उसने ये ऑफेंस नहीं किया। 100% श्योरिटी दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन जो कि कोर्ट में खड़ा है एज ए एक्यूज्ड। ठीक है, ऐसे आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है, तभी वो सजा मिलती है। इसी वजह से जो है इंडिया में बहुत मुजरिम जो है छूट जाते हैं, कहने का मतलब, क्योंकि हमारा रूल ही यही कहता है कि भाई 9 लोग छूट जाएं, गुनहगार छूट जाए, बट एक इनोसेंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जब भी आप सजा देंगे तो आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसके अगेंस्ट में एक्यूजेशन प्रूफ करें। तो यहाँ पे भी वही बात है कि ये कह रहा है कि भाई आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि आपका केस है किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। आपको प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के स्टैंडर्ड में प्रूफ करना है। प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्या है रूल? वो सिविल लॉ में फॉल करता है। सिविल लॉ में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला रूल हमें अप्लाई नहीं होता। वहां पे प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की भाई सिचुएशन देख के लगेगा कि भाई क्या हो सकता है। दोनों पार्टी से डॉक्यूमेंट मंगाएंगे आप सिविल केस में, दोनों पार्टी के गवाहों को मंगाएंगे आप सिविल केस में, सारी चीजें देखेंगे और देखेंगे किसका पलड़ा भारी है। जिसका पलड़ा भारी है जजमेंट उनके फेवर में होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आपका केस जो है वो किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, ये आपको क्रिमिनल लॉ की तरह जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है वैसे नहीं प्रूफ करना कि एकदम 100% कि भैया आपने कोई गलती नहीं की, ये एक्सीडेंट ही था। नहीं, आप बस कुछ ऐसी सिचुएशन दिखा दो कि जिससे ये लग जाए कि हाँ भाई आपका जो केस है वो जनरल एक्सेप्शन में एक्सीडेंट से हुआ है या नेसेसिटी में हुआ है या कैसे भी कोई भी एक जनरल एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर रहा है, तो आपको जो है वो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये, ठीक है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, मतलब एक समझने के लिए क्या है कि भाई जो क्रिमिनल लॉ का बर्डन ऑफ प्रूफ है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का, वो यहाँ पे नहीं लगता है जब आपको अपना केस किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल करवाना होगा। यहाँ पे आपका प्रोपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो सिद्धांत है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसी से आप अपने केस को प्रूफ अगर कर देते हैं तो आपको जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस मिल जाएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा।
ठीक है। तो TN लक्ष्मैया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये इंपॉर्टेंट केस है इसका जो आपको ध्यान रखना। तो ये जो दो केसेस हैं आपके, पहला KM नानावती और दूसरा TN लक्ष्मैया, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाते हैं आपके इनिशियल स्टेज में समझने के लिए। अब देखिए जो जनरल एक्सेप्शन है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है एक्सक्यूजेबल, दूसरा है जस्टिफिएबल। एक्सक्यूजेबल में जो है आपके आते हैं तीन कैटेगरी, पहला आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दूसरा आता है एक्सीडेंट, तीसरा आता है इनकैपेसिटी, है ना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सीडेंट, इनकैपेसिटी। और इनकैपेसिटी में तीन चीजें अगेन आती है, इनफेंसी, इंसैनिटी और इंटॉक्सिकेशन। इनकैपेसिटी का मतलब है कि पर्सन कैपेबल ही नहीं है वो काम को करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहा है उसको पता ही नहीं उसका नेचर क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, whether that particular law, that particular act is against the law or not, उसको नहीं पता। एक्सीडेंट आप सभी को मालूम ही है कि भाई गलती किसी की नहीं थी, आप एकदम सही काम कर रहे थे अपना, लेकिन आपकी बिना किसी गलती की वजह से कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें जो है आपको जो है वो क्या कहते हैं, किसी का नुकसान आपसे हो जाता है, बेसिकली कहने का मतलब। ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं होती, कोई इंटेंशन नहीं होती, है ना, आप कोई काम भी गलत नहीं कर रहे होते, सारी चीजें सही हो रही होती है। देन इसमें आता है जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें आपका जुडिशियल एक्ट, जो जजेस वगैरह ऑर्डर वगैरह देते हैं, जजेस के ऑर्डर में अगर कोई काम कर रहा है वो लोग, है ना, नेसेसिटी में आपने कर दिया, कोई बड़े हार्म को बचाने के लिए कोई छोटा हार्म कर दिया। ड्यूरेस कंसेंट कम्युनिकेशन, ड्यूरेस कंसेंट कम्युनिकेशन मतलब कि आपका वो क्या कहते हैं 32, आपने कंसेंट मतलब कहने का मतलब है कि आपने सामने वाले से कंसेंट ली, उसके बाद काम किया, सामने वाले से कंसेंट नहीं ली लेकिन उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में आपने काम किया। कम्युनिकेशन मतलब कि आपने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो उसको देना इंपॉर्टेंट था, आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी लेकिन फिर भी उसको कोई हार्म हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान जो है हार्ट का मरीज है, अब डॉक्टर आया उसको बोला कि भाई आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको ऑपरेशन कराना होगा नहीं तो आपकी डेथ हो जाएगी। अब बेचारा वो सुन के ही उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। ठीक है। स्लाइट हार्म, ऐसा हार्म कि जिसके लिए नॉर्मल पर्सन जो है कोई भी आपका कभी कंप्लेन नहीं करेगा। एंड देन लास्ट इज प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं प्राइवेट डिफेंस में, बेसिकली प्राइवेट डिफेंस में दो चीज होती है, डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी और डिफेंस ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जस्टिफिएबल है, मतलब कि आप करेंगे तो आप जस्टिफाइड हैं उस काम को करने के लिए। और एक्सक्यूजेबल मतलब है कि आपको लॉ एक्सक्यूज दे रहा है। क्यों? यहाँ पे क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर आप जो नॉर्मली देखेंगे तो यहाँ पे इंटेंशन नहीं होता है पर्सन का करने का, है ना, यहाँ पे इंटेंशन नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पर या तो इंटेंशन मिलेगा या तो नॉलेज मिलेगी। जैसे कि प्राइवेट डिफेंस ले लें, आपका नॉलेज है कि भाई सामने वाले को नुकसान होगा जो हम मार रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, बट फिर भी आपको बेनिफिट मिले, है ना। कम्युनिकेशन में आपको नॉलेज है कि भाई सामने वाले को जो है हो सकता है। कहने का मतलब है कि सारी चीजों में आपका नॉलेज है बट आपको फिर भी सजा नहीं मिल रही। यहाँ पे आपका इनकैपेसिटी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, इनफेंसी, यहाँ पे आप इंटेंशन फॉर्म ही नहीं कर सकते, पहली बात है। ठीक है, या फिर आप इंटेंशन फॉर्म या तो नहीं कर सकते या तो आपकी इंटेंशन नहीं है। और नॉलेज का तो सवाल ही नहीं उठेगा, नॉलेज में एक बस इसमें चीजें आती हैं आपकी, क्या बोलते हैं, हाँ, नॉलेज का सवाल ही आपका नहीं उठेगा किसी में। ठीक है, कि आपको नॉलेज होगी कि भाई ऐसी चीज हो सकती है। तो इस वजह से जो है पॉइंट है कि ये दो कैटेगरी हैं जो आपको ध्यान रखनी, क्योंकि अगर ये पूरी टेबल अगर आप याद रख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा जनरल डिफेंस जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, ये सारी चीजों को समझते हैं कि करके आइए इसको देख। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है और मिस्टेक ऑफ लॉ दो सेक्शन में आता है आपका, एक आता है सेक्शन 14 और एक आता है सेक्शन 17। पहले किसमें था आईपीसी में, किसी को याद है? 70 और 6 79। एंड 79। ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा है, दोनों चीज को समझ लेते हैं एक ही बार में कि भाई कोई भी इंसान अगर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, है ना, और नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि कोई काम वो बाउंड है लॉ के द्वारा करने के लिए, ठीक है, और वो उस काम को करता है, ठीक, या तो वो खुद कर रहा है वो बाउंड को, उस इंसान को वो इंसान करने के लिए, वो या तो इंसान बाउंड है, या फिर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसको लगता है कि वो उस काम को करने के लिए बाउंड है। दो चीजें हैं, या तो वो इस इंसान को करने, वो उस काम को करने के लिए वो बाउंड बाय लॉ है,
या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट और नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ और इन गुड फेथ वो बिलीव करता है कि वो उस काम को करने के लिए बाउंड है, तो उस सिचुएशन पे वो काम कुछ भी करेगा तो वो ऑफेंस में की कैटेगरी में नहीं आएगा। एग्जाम्पल अगर इसका देखें हम लोग, एकदम सिंपल सा ही कह रहा है, एक सोल्जर है जो मॉब पे फायर करता है उसके सुपीरियर के ऑर्डर में, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट, हाँ आ रहा हूँ। सर बीएडएस पढ़ा रहे हैं ना? जी भाई। कौन सा सेक्शन चल रहा है? 14? हाँ, तो हम लोग अभी बात करें सेक्शन 14, ठीक है। तो 14 में बेसिकली क्या बात थी कि हम लोग कह रहे थे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है कैसे होगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में दो चीजें हैं आपकी, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि मिस्टेक ऑफ जो कि भाई गुड फेथ में अपने आप को बिलीव कर रहा है कि वो बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ये बिलीव कर रहा है कि वो बाउंड बाय लॉ है किसी काम को करने के, ठीक है। इन दोनों सिचुएशन में अगर वो कोई काम करता है तो उसका जो एक्ट है, अगर उससे किसी का नुकसान हो रहा है, कोई ऑफेंस हो रहा है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा से इसको क्लियरिफाई करता है, इस पूरे के पूरे सेक्शन को। ये कहता है कि भाई कोई सोल्जर है, मोब पे उसने जो है फायर कर दिया अपने सुपरवाइजर के ऑर्डर से, और सुपरवाइजर का ऑर्डर क्या है उसके लिए? एक कमांड है ना, ऑफ द लॉ, भाई उसको ये काम करना है, जो भी उसका सुपरवाइजर करेगा कहेगा उसको काम करना है, ठीक है। तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, ठीक है। तो यह एक आदमी है जो कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर है, ठीक है। उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई जाके वाई को अरेस्ट करके आओ। अब वो गया वाई को अरेस्ट करने, उसको लगा कि जो जेड है वही वाई है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। फैक्ट का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमारे आसपास है, चीजें चल रही हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, सारी चीजें, जो भी सारी चीजें फैक्ट है, हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी, ये सारी चीजें फैक्ट है। फैक्ट क्या होती है? फैक्ट और फैक्ट इन इशू आप लोगों ने एविडेंस में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें हमारे आसपास है, थिंग्स है ना, क्या बोलते हैं, कोई भी थिंग, स्टेटस ऑफ थिंग है ना, जो भी हमारा सोच, सारी चीजें हम लोग जिसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो भी हमारे आगे से पीछे चल रही है, जिसको हम लोग अपनी फीलिंग से महसूस कर पा रहे हैं, बेसिकली कहने का मतलब सारी चीजें फैक्ट हैं। हम लोग अब एक, आप लोग अपने अपने रूम में बैठे हैं, बैठ के इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। कहने का मतलब ये है, कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कहने का मतलब है किसी गलती से आपको जो सिचुएशन थी उसको आप समझ नहीं पाए और उसमें आपने ये सोचा कि जो जेड पर्सन है वो वाई है, और आपने वाई की जगह जेड को अरेस्ट कर लिया, तो आपको क्या होगा? किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं किया जाएगा। जनरली यहाँ पे उसको किस ऑफेंस के लिए लायबल किया जाता है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए, है ना, कि उसने एक इंसान को अरेस्ट कर लिया, कन्फाइन कर लिया एक जगह पे, लेकिन उसको लायबल नहीं किया जाएगा। क्यों लायबल नहीं किया जाएगा भाई? क्योंकि वो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट और अंडर दी लॉ था, बाउंड बाय लॉ था, उसको वो चीज जाके करनी थी, उसको लॉ की तरफ से ये ऑर्डर मिला था कि उसको वो चीज जाके करनी है ना। तो एक ऑफिसर बेसिकली अगर अंडर द कमांड ऑफ द लॉ जो है जाके किसी को, गलत आदमी को अरेस्ट कर लेता है अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, देन ही विल नॉट बी लायबल। कोई ऑफिसर जो है जो अपने सुपीरियर के ऑर्डर से जो है वो किसी मोब पे अटैक, वो सॉरी फायरिंग कर देता है अंडर द कमांड ऑफ हिज सुपीरियर, तब भी वो ऑफेंस की कैटेगरी में बेसिकली नहीं आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो या तो डायरेक्टली बाउंड बाय लॉ है, या फिर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट उनको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम बाउंड बाय लॉ, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। उसी के बाद आगे अगर हम लोग देखें सेक्शन 17, इसको हम लोग थोड़ा सा और भी डिटेल में देखेंगे, पहले थोड़ा सा दोनों सेक्शन को देख लेते हैं। सेक्शन 17 ये कहता है कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believe himself to be justified by in doing it। मतलब कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसको ये लग रहा है कि भाई हम ये अगर ये काम कर देंगे तो लॉ हमको प्रोटेक्ट करेगा। एक तो यहाँ एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे हम कह रहे हैं कि भाई लॉ हमको कह रहा है ये काम करना है क्योंकि हमको ऑर्डर मिला है। दूसरा चीज हमको ये लग रहा है कि हम ये काम करेंगे तो लॉ हमको प्रोटेक्ट करेगा, दैट इज जस्टिफाइड बाय लॉ, कि लॉ कहेगा हाँ ठीक है आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक हमें लॉ करने के लिए कह रहा है और एक लॉ हमें करने के बाद उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। जस्टिफाइड बाय लॉ मतलब कि हमको कह रहा है लॉ कि भाई अगर आप ये चीज कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे, वो वाला टाइप समथिंग। तो यहाँ पे वही है कि ए सीज जेड कमिटिंग व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी ए मर्डर, है ना। ए को लगता है कि भाई जेड जो है वो किसी का मर्डर कर रहा है,
अब ए जो है जाके जेड को पकड़ लेता है ना, उसको बंद कर देता है किसी रूम में। जब पुलिस आती है, उसको जब जेल से उसका जो भी रूम में जिसने जहाँ पे उसको बंद किया वहां से निकाला जाता है, तो पता क्या चलता है कि भाई जेड जो है वो मार नहीं रहा था किसी को, जेड तो अपने आप को बचा रहा था और अपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले पर्सन को मार रहा था। तो क्या हुआ यहाँ पे, ए को लगा क्या कि भाई अगर हम इसको अंदर बंद कर देंगे तो भाई लॉ हमको प्रोटेक्ट करेगा कि भाई तुमने किसी को मरने से बचा लिया। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में इसको क्या लगा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो काम हम सही कर रहे हैं, और अगर हम इस करेंगे तो लॉ हमको प्रोटेक्ट करेगा। किसी इंसान को कोई इंसान मार रहा है और हम उस मारने वाले इंसान को पकड़ लेंगे तो हमको लॉ कल प्रोटेक्ट करेगा, उसको पकड़ने के लिए, मतलब उसको एक जगह पे कैद करने के लिए मेरे खिलाफ कोई ऑफेंस चार्जेस नहीं लगेंगे। ये मेरे दिमाग में बिलीफ रहेगा। तो अगर मैं इस बिलीफ के साथ कोई एक्ट करता हूं कि मुझे लगता है कि अगर ये कल कोई चीज होगी तो मुझे लॉ प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पे, तो उस सिचुएशन पे आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। जनरली क्या होता है, जनरली यहाँ पे को लायबल किया जाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए, लेकिन वो ये बिलीव करके उसको पकड़ता है कि भाई अगर मैंने उसको नहीं पकड़ा तो वो उस आदमी का मर्डर कर देगा। लेकिन हालांकि वो रियलिटी में क्या हो रहा था, सामने वाले आदमी जिसको वो मार रहा था वही आदमी उसको मारने आया था और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था वहां पे। ठीक है, तो इस वजह से वो जस्टिफाइड बाय लॉ। अब देखिए दो चीजें हैं, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब जो भी आसपास चीजें आपकी हो रही हैं उसको, उसमें कुछ समझने में आपको गलती हो गई और आपने जो है क्या किया, कोई एक्ट कर दिया, तो आपको जो है वो डिफेंस मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल एक और ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, कि मैं हूं, ठीक है, और मेरे साथ मेरा दोस्त रहता है, हम लोग दूसरे एक ही घर में रहते हैं, है ना, किराए के रूम पे, है ना, किराए के रूम पे एक घर में हम लोग रहते हैं। दोनों के पास एक की है घर की, ठीक है। मैं घर में आके अपना रह रहा था ऊपर वाले रूम पे, मेरे दो, और मैंने अंदर से रूम लॉक कर दिया। रूम ऐसा है कि मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ से खुल सकता है, लेकिन की से। मेरे दोस्त की खुल गई और रात को 1 बजे आया तो उसके पास की नहीं मिली, तो वो क्या कर रहा था, खिड़की से घुसने की कोशिश कर रहा था मेरे घर में। मुझे क्या लगा कि कोई चोर है, क्योंकि भाई मेरा दोस्त आएगा तो उसके पास तो की है, दरवाजा खोल के आएगा। वो खिड़की से घुसने की कोशिश कर रहा है, अंधेरा था, मैंने देखा नहीं, मुझे लगा कि कोई चोर है। मैंने एक डंडा निकाला, अपने दोस्त के सर पर धड़ाप से मार दिया। क्या होगा, मुझे लायबल किया जाएगा उसको हर्ट करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट में मैंने उसको मारा, मुझे लगा कि चोर है, और चोर से अपने आप को बचाना मेरे पास राइट है, अगर मैं करूंगा तो लॉ मुझे प्रोटेक्ट करेगा उसमें। ठीक है, तो उस सिचुएशन पे मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। ठीक है बेचारे, बस ज्यादा से ज्यादा हमको अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, पट्टी वट्टी करानी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। कहने मतलब कल मेरा दोस्त जो है अगर कोई केस वगैरह कर देगा तो हम जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल नहीं? बड़े सन्नाटे में बैठे हैं यहाँ, 17 लोग हैं। ततेंद्र अच्छा ठीक है, वो सब थम्स अप दे रहे हैं। तो इसमें एक मैगजीन है, इस मैगजीन को याद रखिएगा, कभी कभी इसका मतलब आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूजेंट, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेंट, है ना। इग्नोरेंसिया फेसिट का मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, एक्सक्यूजेंट का मतलब होता है कि एक्सक्यूजेबल है, मतलब इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, आप उसका डिफेंस ले सकते हैं। बट इग्नोरेंसिया जूरिस्ट का मतलब लॉ, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेंट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कोई ऑफेंस कर दिया मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, देन यू कैन टेक अ डिफेंस, देयर इज नो इशू, है ना, आपको मिलेगा पूरा का पूरा डिफेंस, आपको कोई भी केस जो है वो आपके खिलाफ नहीं चलेगा। बट अगर आप कल कोई ऑफेंस करते हैं और कहते हैं कि भाई हमको लॉ के बारे में नहीं मालूम था, देन यू कैन नॉट टेक अ डिफेंस, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे ले लें, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बोर्ड पे लिखा है 60 की स्पीड से ज्यादा आपको गाड़ी यहाँ से नहीं चलाना, मैंने उस बोर्ड को नहीं देखा और मैं गाड़ी वहां पे 120 की स्पीड से चला रहा हूँ उस रोड पे, मेरे खिलाफ चालान कट गया। चालान कटा तो मैंने उसको कहा जाके, भैया मैंने वो बोर्ड नहीं देखा, या मुझे लॉ नहीं मालूम था कि यहाँ पे 60 की स्पीड से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाई जाती। कोर्ट कहेगा ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको जो फाइन लगा है वो फाइन देना पड़ेगा, सिंपल इज दैट। तो भाई आपका जो फाइन है वो आपको देना पड़ेगा, आप लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते, ध्यान। ठीक है, आप लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते, सिंपल बात है कि भाई इसमें आपका वो वाला केस भी है, जॉर्ज वाला, है ना, हंसराज, क्या नाम था केस का, किसी को याद है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, एम एच जॉर्ज, है ना।
उस केस में क्या होता है भाई, सोना लेकर वो कहीं जा रहा होता है, उसकी फ्लाइट जो है मुंबई में लैंड करती है, उसको पकड़ लेते हैं, 33-34 किलो उसका गोल्ड रहता है उसके पास। वो कहता है कि भाई हमको पता ही नहीं था कि आरबीआई ने कोई रूल निकाला है कि भाई इतना केजी सोना आप कैरी नहीं कर सकते फ्लाइट में और ये सारी चीजें। कहता है और भाई हम दूसरे कंट्री के लोग हैं, हमको पता नहीं इंडिया में क्या लॉ है। कोर्ट ने कहा भाई आप इंडिया में एंटर कर रहे हो, यू आर सपोज टू नो ईच एंड एवरी लॉ ऑफ द इंडिया, है ना, तो आप जो है यहाँ पे लायबल होंगे, सिंपल इज दैट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन इसमें कुछ केसेस हैं, सराज वर्सेस डी रुडजन, केशव साहो वर्सेस सिलिग्राम शाह और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जोस, है ना। ये वाला केस मैंने सिराज वर्सेस डी रुडजन का आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि भाई इसमें क्या पोर्शन होता है कि एक दारू मतलब नशा इंटॉक्सिकेशन वाली जो चीजें होती है, बियर वगैरह ये सारी चीजें बेचने वाला एक स्टॉप होती है। रूल ये आता है कि लॉ ये होता है कि भाई आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर को सॉरी ड्यूरिंग द ड्यूटी जो है आप उसको ये चीज नहीं देंगे, ठीक है। मतलब वही सेल नहीं करेंगे लीकर वगैरह। अब वो पर्सन जो है वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है, वो पुलिस ऑफिसर क्या होता है, कोई ड्रेस में नहीं होता अपने, है ना, ना ही उसको देख के लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर है, वो उससे मांगता है, इसको दे देता है लीकर वगैरह। वो अपना पिया वया सारी चीजें हुई, इनके खिलाफ केस हो गया बाद में कि भाई आपने कैसे एक ऑफिसर को अल्कोहल दे दिया, है ना, लीकर दे दिया, अल्कोहल दे दिया, जो भी। तो ये कहते हैं कि भाई जो उसका ड्रेस कोड था, जो उसका हाव भाव था, जो उसका तरीका था, उसको देख के मुझे लगा ही नहीं कि वो ऑफिसर है, तो इज एन इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, तो इसका मुझे डिफेंस मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा सही बात है भाई, अगर कोई ऑफिसर आपके पास ड्रेस में आएगा, अपना उसका नाम प्लेट लगा रहेगा, वो यूनिफॉर्म में होगा, तभी तो आपको देख के लगेगा कि वो पुलिस ऑफिसर। कोई नॉर्मल पर्सन आपकी शॉप में आकर खड़ा हो गया, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई वो कोई और पर्सन, कोई वो पुलिस ऑफिसर, है ना, अनलेस एंटिल वो खुद आके बोले कि भाई मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो यहाँ पे इसको डिफेंस मिलता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट का, और उसको एक्विट किया जाता है। केशव साहू वर्सेस सिलीग्राम शाह, पुलिस को यहाँ पे हेल्प करता है एक पर्सन, है ना, पुलिस जो है किसी पर्सन को दौड़ा रही होती है, वो उस पर्सन को पकड़ कर डिटेन कर लेता है। बाद में पता चलता है कि पुलिस ने जो पर्सन को डिटेन किया है, मतलब पकड़ रही थी, वो गलत, उसने कोई ऑफेंस वगैरह नहीं किया था कुछ, है ना, तो वो एक्विटल हो जाता है, समथिंग कुछ जो भी है। तो वो पर्सन फिर इसके खिलाफ केस करता है जिसने इसको पकड़वाया कि भाई इसने मुझे रॉन्गफुली डिटेन किया। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है कि भाई पुलिस की जो हेल्प करना है कोई भी ऑफेंस को करते समय, वो जस्टिफाई बाई लॉ है। वहां पे आप कोई ऑफेंडर हो या ना हो, पुलिस आपको दौड़े तो हर कोई यही समझे कि भाई आप चोर हो, है ना, आपने कोई ऑफेंस किया है। तो आपको अगर कोई इंसान पकड़ ले रहा है उस सिचुएशन में, तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, उनको उनके खिलाफ कोई भी आप केस नहीं कर सकते। फिर तीसरा केस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज वाला, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है, कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ यहाँ पे कोई एक्सक्यूजेबल नहीं होगा। देन सेक्शन 15 एंड 16 बहुत ही इजी है, इसको रीड भी करेंगे तब भी समझ जाएंगे, लेकिन बस इसमें आपको समझना इतना है कि भाई जज जब अपना जुडिशियल एक्ट करता है, तो यहाँ पर आपका कोई भी डिसीजन उसके द्वारा दिया गया वो क्या होगा, वो क्या होगा आपका प्रोटेक्टेड होगा। मतलब कि जज ने अपने जुडिशली एक्ट करते समय कोई भी अपना ऑर्डर दिया है, जो भी ऑर्डर देने की पावर उसके पास है, गुड फेथ में बिलीव करते हुए, तो उस सिचुएशन में उससे किसी भी इंसान का कोई भी नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। घर, जज ने ऑर्डर दिया कि इसका घर तोड़ दो, घर तोड़ गया। जज ने ऑर्डर दिया इसको मृत्यु की सजा दे दो, उसको मृत्यु की सजा दे दी। जज ने बोला कि इसको जो है 10 साल जेल में रखो, कोई केस जज के खिलाफ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं रखेंगे तो पॉइंट क्या है भाई, जज कभी ऑर्डर ही नहीं दे पाएगा। हर कोई अपने राइट को लेके आ जाए कि भाई ये हमारा राइट है, हमको कैसे आप जो है, या फिर जज के खिलाफ केस कर देगा कि जज के ऑर्डर की वजह से मुझे जो है 20 दिन जेल में रखा गया, तो मेरे को 20 दिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है, जज के ऑर्डर की वजह से जज को जेल में डालो। बात समझ में आ रही? सिंपल सी बात है कि जज का जो भी ऑर्डर के थ्रू उसको जो पावर दी गई, उस पावर के थ्रू जो भी वो काम करेगा, जो भी एक्ट जुडिशली करेगा, वो गुड फेथ में, उसमें कोई भी किसी को नुकसान होगा, कुछ भी होगा, तो उसके लिए जज के खिलाफ आप नहीं जा सकते। सिंपल सी बात। उसके बाद 16 कहता है सेक्शन 16 के एक्ट डन पर्सुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट के ऑर्डर में आपने कोई काम किया है, तब भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। क्या है भाई, कोई जल्लाद है, उसको कहा गया कि फांसी लगाओ, अब जल्लाद गया, उसने फांसी लगाई, आदमी मर गया, तो ऐसा थोड़ी कि अब जल्लाद को आप जो है वो मर्डर के लिए लायबल कर दोगे। पुलिस को आपने कहा कि जाके अरेस्ट करके लाओ, पुलिस गई, अरेस्ट करके ले आई किसी पर्सन को,
अब ये थोड़ी कि पुलिस को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए आप लायबल कर दोगे, नहीं, जो भी आप जज किसी कोर्ट के जज के जजमेंट में ऑर्डर के थ्रू कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पर आपको कोई लायबिलिटी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, बस इतना ही याद रखना है सेक्शन 15 और सेक्शन 16, ठीक। देन नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 18। सेक्शन 18 बात करता है एक्सीडेंट की। एक्सीडेंट में 3-4 चीजें हैं जो बस आपको याद रखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। सेक्शन 18 बात करता है कि कोई भी लॉफुल एक्ट करते समय अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी लायबिलिटी नहीं होगी, लेकिन वो लॉफुल एक्ट को करते समय क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी, वो सारी चीजें आपको होनी चाहिए। पहला कि जो भी आपका एक्ट हुआ है वो एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून में हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून से हुआ है। दूसरा, वो एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून कैसे हुआ है, जब कोई आप लॉफुल एक्ट कर रहे थे, लॉफुल मैनर में कर रहे थे, लॉफुल मीन्स के साथ कर रहे थे, और आपका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज यहाँ पे नहीं था, ठीक है, और आपने उसको करते समय प्रॉपर केयर एंड कॉजन भी लिया, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज एक्सीडेंट से या मिसफॉर्चून से हुई है। दूसरी चीज कि उस काम को करते वक्त आपका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं थी, मतलब आपका ये भी इरादा नहीं था कि किसी इंसान को नुकसान करना है, ठीक है, या फिर आपको नॉलेज भी नहीं थी कि जो काम मैं कर रहा हूँ उससे किसी इंसान को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाना जो है वो एकदम लॉफुल एक्ट है, लेकिन अगर मैं इस इंटेंशन से रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ कि कोई सामने आएगा मैं उसको मार दूंगा, ठीक है, ये जान मैंने एकदम देख रहा हूँ कि भाई रेड लाइट है और मैंने गाड़ी जो है सीधा जाके बढ़ा दी, जो पब्लिक जा रही थी उसके ऊपर मैंने गाड़ी चढ़ाते हुए मैंने पास कर दी, तो क्या हुआ, एक्सीडेंट थोड़ी हुआ वहां पे। फिर क्या होगा, माना जाए कि मेरी इंटेंशन थी उन लोगों को मारने की। या फिर जो जगह है जहाँ पे बोला गया है कि 50 की स्पीड में गाड़ी चलाना है और आप वहां पे 150 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और किसी के ऊपर गाड़ी मैंने चढ़ाते हुए निकाल दी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी इंटेंशन भले ही ना हो लेकिन नॉलेज तो होगी कि जितनी स्पीड में मैं गाड़ी चला रहा हूँ कोई इंसान मेरे सामने आएगा तो वो बचेगा नहीं। समझ में आ रही है कि आप लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कार है, सारी चीजें हैं, बट लॉफुल मैनर में नहीं कर रहे, लॉफुल मीन्स से नहीं कर रहे। अगर लॉफुल मैनर और लॉफुल मीन्स कोई लॉफुल एक्ट में इंक्लूड होगा और विदाउट इंटेंशन और विदाउट नॉलेज होगा और आपने प्रॉपर केयर एंड कॉजन भी लिया होगा, तब ही जाके आपको एक्सीडेंट का बेनिफिट मिलेगा। बात समझ आ रही है कि भाई आप एक लॉफुल एक्ट भी कर रहे होंगे और लॉफुल मैनर और मीन से भी कर रहे होंगे, है ना, एक तरीका होगा, जितनी स्पीड में गाड़ी कही गई है उतनी स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हैं, है ना, जो भी इक्विपमेंट आपको कहा गया है, सीट बेल्ट लगाना है, ड्राइविंग लाइसेंस है आपका और सारी चीजें, तो वो सारी चीजें आप लेके चल रहे हैं, ठीक है, और लॉफुल एक्ट कर रहे हैं। लॉफुल एक्ट करने का मतलब है कि भाई लॉफुल एक्ट क्या होगा, नॉर्मली केस में गाड़ी चलाना लॉफुल एक्ट है ना, आपको शिकार करने पे जा रहे तब भी वो भी एक लॉफुल एक्ट है, अगर आपको कोई ऐसे जानवर का शिकार नहीं करने जा रहे हैं जो प्रोहिबिटेड है। उसके बाद जो है आप और कोई काम करें, भाई मान लीजिए एक वो है जेसीबी है, वो कहीं पर खुदाई ही कर रहा है नालियां वगैरह की, तो भी लॉफुल एक्ट, लेकिन अचानक से जेसीबी जो है पलट गई और किसी आदमी के ऊपर जाके गिर गई, तो यहाँ पर जो है वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही जेसीबी को लेके वो कसरत कर रहा है, वहां पे गोल गोल उसको घुमा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, उससे कोई स्टंट दिखा रहा है या बाइक से कोई स्टंट दिखा रहा है पर्सन, दैट इज नॉट इन लॉफुल मैनर। वो लॉफुल मैनर में वो एक्ट नहीं है, आप कर लॉफुल एक्ट कर एक एक्ट लॉफुल रहे हैं बट वो मैनर उसका लॉफुल नहीं। तो इस सिचुएशन में अगर कोई आपसे नुकसान हो जाता है किसी का, तो वो फिर आप लायबल होंगे वहां पर। एंड द प्रॉपर केयर एंड कॉजन का मतलब है कि मान लीजिए जब वो इंसिडेंट होने वाला था तब आपने जो भी आपसे हो सका आपने वो किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं, नॉर्मल स्पीड है आपकी, अचानक से कोई आपके सामने आ गया, तो ऐसा नहीं कि भाई तुम सामने आ गए तुम्हारी गलती और हमने गाड़ी चढ़ा दी, आपने ब्रेक मारा, ब्रेक नहीं लगा वो अलग बात है, या ब्रेक मारते मारते आप गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ने के बाद गाड़ी जाकर रुकी, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, तब आपसे माना जाए कि आपने केयर एंड कॉजन लिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई वो सामने से आदमी आया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई मेरी तो 60 की स्पीड गाड़ी है, अब वो सामने से आ रहा तो मरे चाहे जो, हमको कोई लेने नहीं, दैट मीन्स यू हैव नॉट टेकन प्रॉपर केयर एंड कॉजन। तो ये चीज है यहाँ पे कि आपका एक्सीडेंट में भी बहुत सारी चीजें ऐड होंगी तभी जाके आपका एक्सीडेंट माना जाएगा, अदरवाइज एक्सीडेंट
नहीं माना जाएगा, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर योर एक्ट, चाहे वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो या इंटेंशनली किसी की डेथ आप काउज करे, जो भी होगा आपको वहां पे लायबल किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे केस भी है आर वर्सेस स्विंडल एंड ऑसबर्न का केस है ना। इस केस में क्या हुआ कि दो कार ड्राइवर थे, दारू पी के नशे की हालत में एकदम रेस कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। क्या करते हैं, एक ओल्ड मैन के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। दोनों को कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बाय डेथ बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है ना उसके लिए लायबल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका कैसा था, एक्ट जो है इम्प्रॉपर था। भाई आप नशे की हालत में आपको गाड़ी चलाना और उसमें रेस करना, दैट इज नॉट ए लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर, है ना। तो इसलिए आप लायबल होंगे। आप नॉर्मल बिना इसमें कोई नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं, सामने कोई अचानक से आदमी आ गया, आपने ब्रेक मारने की कोशिश करी, ब्रेक नहीं लगा या ब्रेक फेल हो गया या फिर ब्रेक लगते लगते उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, यू विल बी गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 18। बट इन दिस सिचुएशन जहां पे आप नशे की हालत में हैं, गाड़ी चला रहे हैं बहुत स्पीड में, रेस कर रहे हैं किसी दूसरी गाड़ी वाले के साथ और किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो ये एक्सीडेंट में नहीं आएगा, आप जो है वो लायबल होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। पहले किस सेक्शन में था आईपीसी के, सेक्शन 80, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेसेसिटी की। तो ये कह रहा है कि एक्ट लाइकली टू काउज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा हमेशा, यहाँ पे कह रहा है कि एक हार्म आपने किया है दूसरे हार्म को रोकने के लिए, बट यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि भाई जो जिस हार्म को आपने प्रिवेंट करने के लिए जो दूसरा हार्म किया उसमें और इसमें रेशियो क्या होना चाहिए। मतलब कि ऐसा तो नहीं कि छोटे हार्म को बचाने के लिए आपने बड़ा हार्म कर दिया तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं, बड़े हार्म को बचाने के लिए अगर आप छोटा हार्म करते हैं देन यू विल गेट द बेनिफिट ऑन, ठीक है। तो कह रहा है कि आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिसमें हार्म होगा, ठीक है, आपका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, ठीक है, और आप किस लिए कर रहे हैं उस हार्म को, किसी दूसरे हार्म को बचाने के लिए। बट द सेकंड हार्म जिसको आप प्रिवेंट करने के लिए ये पहला हार्म कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दैट शुड बी मतलब लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। जिस हार्म को बचाने के लिए आप कोई दूसरा हार्म कर रहे हैं वो हार्म बड़ा होना चाहिए जो हार्म आप करने जा रहे हैं उससे, ठीक है। इसको समझते हैं पहले क्या कह रहा है। सेक्शन 19 प्रोवाइड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू काउज हार्म। आपको नॉलेज है कि भाई जो मैं करने जा रहा हूँ उससे किसी का नुकसान हो जाएगा, पहली बात आपको नॉलेज है, बट यू डोंट हैव इंटेंशन टू काउज दैट पर्टिकुलर हार्म। आपको नॉलेज है कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे किसी का हार्म हो जाएगा, बट इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू काउज हार्म, बट आपका इंटेंशन नहीं है उस इंसान को नुकसान करने का। तो दोनों में फर्क है, एक में नॉलेज है लेकिन इंटेंशन नहीं है। यहाँ पे पहले में ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में ना नॉलेज थी ना इंटेंशन था, लेकिन यहाँ पे नॉलेज है बट इंटेंशन नहीं है आपकी, ठीक है। फिर कह रहे हैं आप गुड फेथ में, गुड फेथ में कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू द पर्सन ऑन प्रॉपर्टी। किसी भी पर्सन को, पर्सन मतलब किसी की बॉडी, है ना, बॉडी को, इंसान को, उसको है, और प्रॉपर्टी उसकी किसी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपने वो हार्म किया। अब देखिए दो चीजें यहाँ पे है, उसको समझिए। जैसे कि हमेशा यही आपको इलस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है, इसके लिए मैं भी यही इलस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा। एक ये है, एक सेकंड, एक ये है कि बहुत सारे जो है वो लकड़ी के घर है ऐसे, ठीक है, लेकिन इस घर में ए वाला घर में आग लगी, एक पर्सन आया उसने बी वाले घर को तोड़ दिया ताकि आग जो है ये बाकी घरों में स्प्रेड ना हो पाए। तो क्योंकि आपने ये घर तोड़ा है किसी का भाई, क्योंकि बाकी का जो घर है वो बचाया जा सके। तो आपको क्या घर तोड़ने के लिए लायबल किया जाएगा? नहीं। क्यों? आपने बड़े हार्म को बचाने के लिए एक छोटा हार्म किया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, प्रॉपर्टी को जो हार्म हो रहा है उसको बचाने के लिए आपने एक एक्ट किया है, तो आपकी कोई लायबिलिटी यहाँ पे नहीं है। दूसरा वही सिचुएशन है कि एक शिप है जो हमेशा इसके इलस्ट्रेशन में भी आपको मिलेगा, एक बड़ी सी शिप है जो जा रही है, ठीक है, अपने रास्ते पे, अचानक से देखती है कि उसके सामने एक और शिप आ गई, ठीक है। अब उसने देखा कि अगर मैंने ब्रेक मारा तो मान लीजिए हमारी शिप चली जाएगी, ठीक है, और अगर नहीं मारा तो ये जाके हम उसमें लड़ जाएंगे। ऑप्शन हमारे पास भी ये है कि हम इसको एक तरफ मोड़ दें, ठीक है, लेकिन अगर हम एक तरफ मोड़ेंगे तो यहाँ पे एक शिप और है जिसमें दो लोग बैठे हैं और ये शिप जाके उसमें लड़ जाएगी। तो इसका नॉलेज है हमको कि भाई अगर हमने शिप अपनी मोड़ी तो ये दो लोग तो मरेंगे ही मरेंगे,
मतलब हमारे जो शिप पे लोग हैं 50 लोग वो बच जाएंगे, सामने वाली शिप पे जो 100 लोग हैं वो भी बच जाएंगे, बट ये 2 लोग तो बेचारे मर ही जाएंगे। और ये सोच के हमने अपनी शिप को मोड़ दिया। इस सिचुएशन पे आप जो है वो लायबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप जो शिप लेके जा रहे थे इसमें भी आपका कोई गलती ना होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप जो है 200 की स्पीड में एकदम शिप को चला रहे हैं एकदम नेग्लिजेंट मैनर में, और आपने फिर जो है उसको बचाने के लिए आपके सामने कोई गाड़ी आई और आपने मुड़ाया और जाके किसी को लग गई। ये भी नहीं होना चाहिए। आप एकदम राइटफुल तरीके से अपना काम कर रहे हैं और उसको करते समय आपका कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं थी, और आप ऐसे सिचुएशन पे आ गए जिसमें आपको 2 में से एक चूज करना है। 2 में से एक चूज करने का मतलब कि बड़े हार्म और एक छोटे हार्म में चूज करना, और आपने बड़े हार्म को छोड़ के छोटे हार्म को करना उचित समझा, ठीक समझा, देन इन दैट सिचुएशन यू विल नॉट हेल्ड लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, है ना। एक मैक्सिम है, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपका इसका मतलब पूछा जाता है, क्वाड नेसेसिटस नॉन हैबिट लिगम, ठीक है। क्वाड नेसेसिटस नॉन हैबिट लिगम क्या मतलब है? नेसेसिटी नोज नो लॉ। जरूरत जो होती है वो लॉ को कुछ नहीं समझती भाई, उसको पता ही नहीं लॉ के बारे में क्या है। भाई जरूरत है आपको चीजें वो करनी है, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल, इसी मैगजीन के ऊपर ये हमारा सेक्शन 19 जो है वो बेस्ड है। कहाँ पे आईपीसी में था? सेक्शन 81 में, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन का। आप लोगों ने शायद इसको पढ़ा होगा कि भाई 3 लोग होते हैं, वो लोग शिप पे जा रहे होते हैं, इसमें से एक यंग लड़का होता है और शिप जो है वो समुद्र में कहीं खो जाती है। बहुत दिनों तक ये लोग वेट करते हैं, कोई रेस्क्यू करना है, कोई रेस्क्यू करना है, कोई रेस्क्यू करना है, कोई रेस्क्यू करना है, इनको नहीं है। ये देखते हैं कि जो यंग लड़का है वो अधमरे हालत में हो गया है, तो इसमें से 2 लोग पहले प्लान बनाते हैं कि भाई उसको मार के हम लोग खा जाते। तीसरे लोग उसे ये कहते हैं कि भाई चलो उसको मार के हम लोग खा जाते, ताकि हम लोग तो जिंदा रहे, अगर उसको हमने मार के नहीं खाया तो फिर हम लोग भी मर जाएंगे। तो पहले तो तीसरा वाला मतलब ये राजी नहीं होता, लास्ट में वो भी राजी हो जाते हैं। ऐसे कुछ करके ये लोग फिर उसको मरने से पहले मार देते हैं, मतलब कि वो ऐसे मरता नॉर्मल बीमार होके या भूखमरी से, लेकिन वो लोग इसको मार के जो है वो उसका जो मीट वगैरह है वो खा लेते हैं। मारने के कुछ दिन बाद जो है इन लोगों को कोई रेस्क्यू जो है वो टीम देख लेती है और इन लोगों को किनारे पे लेके आ जाती है। किनारे पे लेके आती है तो इनके खिलाफ केस चलता है कि भाई आपने उस बच्चे को मार दिया। तो ये लोग कहते हैं कि भाई हमने अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन में उनको मारा, दैट वाज अ नेसेसिटी। अगर उस एक आदमी को हम नहीं मारते तो हम लोग 3 आदमी मर जाते हैं। कोर्ट ने कहा भाई सब कुछ ठीक है ना, लेकिन नेसेसिटी में आप सेल्फ प्रिजर्वेशन में आप नेसेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब अपने आप को बचाने के लिए आप किसी और की जान नहीं दे सकते। किसी दूसरे की जान, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप कोई किसी का नुकसान कर सकते हैं, बट अपनी प्रॉपर्टी और अपने आप को बचाने के लिए जो नेसेसिटी में कहने का मतलब नेसेसिटी में सेल्फ प्रिजर्वेशन, फैसिलिटी बचाने वाला पॉइंट नहीं है, बट सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात आ रही है ना, कि अपने आप को जिंदा रखने वाली बात आ रही है। आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो है आप किसी दूसरे की जान नहीं ले सकते। आप भूख से मर रहे हैं तो आपने देखा कि कोई सामने जो है वो जानवर पड़ा है, आपने उसको काटा और खा लिया, या कोई आदमी पड़ा है उसको काटा और खा लिया, ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। आर वर्सेस डुडली एंड स्टीफन, नेसेसिटी जो है मतलब में कभी भी टेकिंग, मतलब इसमें कहा गया है कि दैट टेकिंग अनदर्स लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन कैन नॉट बी जस्टिफाइड, इट विल नॉट कवर अंडर द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, और आप यहाँ पर नेसेसिटी का बेनिफिट यहाँ पे नहीं ले सकते। देन उसके बाद आता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड। तो इसमें आपको 2 चीज याद रखनी है, डोली इनकैपेक्स और डोली कैपेक्स। डोली इनकैपेक्स का मतलब होता है कि पर्सन हु इज नॉट कैपेबल फॉर डिस्टिंग्विश व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, उसको समझ नहीं आता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। डोली इनकैपेक्स, वो इनकैपेबल है समझने के लिए। और डोली कैपेक्स का मतलब होता है कि एक पर्सन जो कि कैपेबल है सही और गलत में फर्क समझने के लिए। तो डोली इनकैपेक्स जो है उन बच्चों पे लगता है जो 7 साल तक की एज के हैं। तो 7 साल तक की एज का अगर कोई भी पर्सन, कोई बच्चा ऑफेंस करता है तो उसके लिए 0 है, वहां पे कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 20 कहता है। सेक्शन 20 प्रोवाइड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। 7 साल की उम्र तक कोई भी बच्चा, मतलब 7 साल मतलब 7 साल, आज उसका जन्म लिया है तो आज तक उसको मिलेगा उसका बेनिफिट, कल की डेट से उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 7 साल तक का कोई बच्चा है, अगर उसने कोई ऑफेंस किया है देन ही विल नॉट हेल्ड लायबल फॉर एनी पर्टिकुलर ऑफेंस। कुछ भी किया हो उसने, किसी का मर्डर कर दिया, कोई भी ऑफेंस किया, कोई लायबिलिटी नहीं। 7 साल के बाद और 12 साल तक का कोई बच्चा है तो उसके ऊपर डॉली कैपेक्स लगेगा, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाए। व्हाट इज द
अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, क्या वो सही और गलत में फर्क कर सकता है, क्या उसने जो एक्ट किया उसका नेचर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को वो समझ सकता है। अगर जवाब यस है देन ही विल बी हेल्ड लायबल, अगर जवाब नो है देन अगेन ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल। ठीक है, सेक्शन 21 क्या कह रहा है? नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 ईयर ऑफ एज एंड अंडर 12 ईयर who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of his conduct on that occasion. On that occasion बहुत important. On that occasion का यहाँ पे मतलब है कि when the child was committing that particular offense, at that time his maturity level should be taken into account. कि तब उसकी maturity level, तब उसकी understanding level कैसी थी, बाद में कैसी थी, पहले कैसी थी, that is immaterial. जब वो ऑफेंस को कर रहा था तब जो है क्या थी, और इसका पता हम कैसे चलाएंगे, उसके पहले और बाद के बिहेवियर से। समझ में आ गया कि जब वो कर रहा था उसका बिहेवियर कैसा था, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उससे हम उसको हम देखेंगे कि भाई उससे उस टाइम में उसका दिमाग कैसे काम कर रहा था, क्या चीजों को सही तरीके से समझ पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था, और वो उस टाइम का उसका बिहेवियर को समझने के लिए हम उसके पहले और आखिरी के बिहेवियर को भी देखें। ठीक है, ताकि हम समझ पाए कि उस टाइम उसका बिहेवियर कैसा था, क्योंकि उस टाइम का बिहेवियर ही हमारे उस टाइम का बिहेवियर को समझने के लिए हमें आगे और उसके पहले के बिहेवियर को देखना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे उसने उस टाइम में कैसा उसका दिमाग काम कर रहा था। तो इसमें समझने के लिए इसमें 3 चीजें हैं। आपको अगर किसी भी बच्चे की उसकी इम्यूनिटी क्या बोलते हैं, कोई बच्चा जो है इम्यून है ना, क्वालिफाई कर रहा है कोई अंडरस्टैंडिंग वाले जो रिक्वायरमेंट है उसको, उसके लिए 3 चीजें जो है कोर्ट देखेगा। पहला कि नेचर ऑफ द एक्ट डन, किस तरीके का एक्ट उसने किया, किस तरीके का ऑफेंस उस बच्चे ने किया। दूसरा सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर, मतलब जब ऑफेंस किया तो उसके बाद क्या किया, मान लीजिए उसने बच्चे ने चाकू से मार दिया, उसके बाद वहीं पर खेल रहा है चाकू के साथ, तो इसका मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा क्या क्या, लेकिन मारने के बाद उसने चाकू कहीं छुपाया, छुपाने के बाद वो कहीं भाग गया है ना, और जाके कहीं छिप गया, ठीक है, या बॉडी को उसने कहीं उठा के छुपा दिया, तो इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है कि भाई मैंने कोई ऑफेंस किया। ठीक है, एंड अपीयरेंस ऑफ द ऑफेंडर इन द कोर्ट, जब उसको कोर्ट में लाया जाएगा तो वो कैसा अपीयर कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, कोर्ट उस चीज को देखेगा और उसके बाद जो है वो कंक्लूजन निकाले कि वेदर द चाइल्ड वाज मैच्योर और नॉट। ठीक है, और इसके बेसिस पे फिर कोर्ट क्या करेगा, पनिशमेंट देगा। ठीक है, सो अंडर सेक्शन 21 द पनिशमेंट to the child is subject to the understanding level of that particular child. अगर उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि वो नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ उसके कंडक्ट को समझ सकता है, तब उसको वो पनिशमेंट मिलेगी, अदरवाइज ही विल नॉट हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो केस है इसका है उल्ला महापात्रा वर्सेस आर। इस केस में कहा गया कि कभी भी कोई डाउट होगा कि बच्चे का एज क्या है, तो उस सिचुएशन में हमेशा एक्यूज को एज का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज जमा करी, उसमें दिखा रहा है कि एज जो है वो 7 साल से कम की है, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, सारी चीजें हुई, उसमें पता चल रहा है कि नहीं बच्चे की एज जो है वो 8 साल की है ना, मतलब ये ऐसे ये 6 से 8 के बीच में, क्योंकि वो एग्जैक्ट एज नहीं बताते, वो कहते हैं कि 6 से 8 के बीच में। तो यहाँ पे भाई क्या है, डाउट है कि भाई एग्जैक्ट एज क्या होगा, कहीं बोल रहा है जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से 7 है, लेकिन मेडिकल कह रहा है 6 से 8 हो सकता है। अगर 8 होगा तो फिर सेक्शन 21 लगेगा, अगर 6 होगा तो फिर सेक्शन 20 लगेगा। तो इस सिचुएशन में कह रहा है कोर्ट कि भाई जब भी कोई डाउट होगा तो उस सिचुएशन पे हम बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को देंगे, मतलब चाइल्ड को देंगे। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए तो अब इसमें नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सिंपल सी बात है, कोई भी इंसेन पर्सन, कोई भी ल्यूनेटिक पर्सन, इन लोगों के द्वारा कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो इसको हम डिफेंस में रखते हैं। मतलब कहने का ये कोई भी ऐसा पर्सन जो कि जब वो ऑफेंस कर रहा हो वो अनसाउंड माइंड हो, ठीक है, और जिसके वजह से वो इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ, वो हो, तभी उसको बेनिफिट मिलेगा। अब 2 चीजें हैं यहाँ पे समझने के लिए कि पहले बात कि जो पर्सन है वो कैसा होना चाहिए, अनसाउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, बट सिर्फ अनसाउंड माइंड होना यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। उस अनसाउंड माइंड होने की वजह से उसको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि भैया क्या एक्ट वो करने जा रहा है, नेचर ऑफ द एक्ट उसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। ठीक है, और
वो जो एक्ट है वो गलत है या सही है, लॉ के अगेंस्ट है, रॉन्ग है, उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर वो सिर्फ अनसाउंड माइंड है तो ये एक डिफेंस नहीं है कि कोई पागल ने उठाई किसी को मार दिया उसको डिफेंस मिल जाएगा, नहीं। पागल होने की वजह से उसको नहीं पता कि भाई वो क्या काम कर रहा है, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, है ना, और व्हाट ही इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ, गलत है या लॉ के अगेंस्ट है, ये उसको नहीं पता। बिकॉज ऑफ दैट इंसैनिटी, बिकॉज ऑफ दैट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, देन ही दैट पर्सन विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन 22, है ना। सिर्फ अनसाउंडनेस इज इटसेल्फ इज नॉट अ डिफेंस, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और यहाँ पे जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है उसमें दो चीजें होती है, एक होती है मेडिकल इंसैनिटी, एक होती है लीगल इंसैनिटी। कोर्ट कहता है कि हम लीगल इंसैनिटी को मानेंगे मेडिकल इंसैनिटी के ऊपर हमेशा। अब मेडिकल इंसैनिटी क्या होती है? मेडिकल इंसैनिटी मतलब कि कोर्ट में गए, आप मेडिकल डॉक्यूमेंट जमा करते कि भाई इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं, ठीक है, लेकिन मेडिकल लीगल इंसैनिटी क्या कहता है कि हम आपका बिहेव देखेंगे कि जब आप ऑफेंस कर रहे थे उस टाइम में आपका एक्ट कैसा था, ठीक है, तो हमेशा वो चीज प्रिवेल करेगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका मेडिकल रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भाई आपका जो है दिमागी संतुलन ठीक है, लेकिन आपका बिहेव से लग रहा है कि नहीं भाई इसने जो एक्ट किया है उस टाइम में इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, तो उस टाइम में आपको लीगल इंसैनिटी के थ्रू ये बेनिफिट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऑलवेज लीगल इंसैनिटी विल प्रिवेल ऑन मेडिकल इंसैनिटी। कहने का मतलब है कि अगर आपके एक्ट और बिहेवियर से ये लग रहा है कि आपने जो एक्ट किया है उस टाइम में आपका दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा था, तो उस सिचुएशन पे यू विल गेट द बेनिफिट, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें हैं। मैग्नॉटन केस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत सारे रूल्स रेड डाउन किए गए थे 15 जजेस के द्वारा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है उनको समझ लीजिए। पहला ये कहता है कि एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेन अंटिल कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। हर इंसान जब भी कोर्ट में लाया जाएगा, चाहे वो पागल हो, चाहे वो सही हो, चाहे उसका दिमागी संतुलन ठीक हो ना हो, इनसेन हो, जो भी हो, कहने का मतलब है हम उसको माने कि वो सेन है, दैट पर्सन इज गुड थ्रू हिज माइंड, उसके दिमागी संतुलन उसका ठीक है। दूसरा कि द इंसैनिटी मस्ट बी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस। पहले क्या था उसका दिमागी संतुलन, दैट डजंट मैटर। जब कोर्ट में लाया गया तब कैसा उसका दिमागी संतुलन, दैट डजंट मैटर। जब उसने वो ऑफेंस किया तब उसका दिमागी संतुलन कैसा था, इंसैनिटी थी उसकी या नहीं थी, दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो देखा जाएगा। एंड तीसरा कि इफ द अक्यूज्ड वाज कॉन्शियस that the act was one which he ought not to do, and if that act was at the same time contrary to the law, he would be punished। क्या मैंने कहा यही बात कि भाई आप अनसाउंड माइंड हो लेकिन आपको पता है कि भाई जो हम कर रहे हैं वो गलत है, लॉ के अगेंस्ट है, जो हम कर रहे हैं वो चीज हमें नहीं करना चाहिए, है ना, गलत है वो, तो इसमें हमको लायबल किया जाएगा, फिर इंसैनिटी हमको डिफेंस में नहीं मिलेगी। तो तीन चीजें, बहुत सारी चीजें वैसे इस केस में कही गई थी, बट तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि किसी भी इंसान को जब तक वो प्रूफ ना कर दे कोर्ट में कि भाई वो इंसेन है और उसने जब एक्ट किया था तब वो इंसैनिटी से गुजर रहा था या अनसाउंड माइंडनेस से गुजर रहा था, तब तक उसको सेन पर्सन माना जाएगा। दूसरा, इंसैनिटी कब होनी चाहिए, जब आप ऑफेंस को कमिट कर रहे हैं तब होनी चाहिए। और तीसरा, अगर आप करते समय आप इंसेन हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप करते समय आपको समझ में आ रहा है कि आप जो काम कर रहे हो वो आपको नहीं करना चाहिए, गलत है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है, उसकी जगह पे पनिशमेंट मिल सकती है आपको, है ना, तो उस सिचुएशन में आप लायबल होंगे फॉर द पनिशमेंट, ठीक है। ये तीन चीजें आपको मैग्नॉटन केस में ध्यान रखना है। देन उसके बाद मेडिकल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि हमेशा दोनों चीज अलग होती है। मेडिकल इंसैनिटी मतलब कि मेडिकली ग्राउंड पे जो है आपको मिलता है ना, कि आपका टेस्ट हुआ, सारी चीजें हुई, उसमें बताया गया कि भाई आपको दिमागी संतुलन आपका ठीक है या नहीं है। बट लीगल इंसैनिटी क्या होती है कि आपका बिहेवियर देखा जाए कि व्हेन यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर ऑफेंस व्हाट वाज योर बिहेवियर, आप कैसे एक्ट कर रहे थे। अगर आपका लीगल इंसैनिटी में हम देखते हैं कि जब बिहेवियर आपका जो है वो सही नहीं था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपका दिमागी संतुलन उस टाइम ठीक नहीं था, तो आपको लीगल इंसैनिटी का बेनिफिट मिलेगा, इवन दो आपका मेडिकल इंसैनिटी में कहा जा रहा है कि भाई आप जो है इंसेन, मेडिकल रिपोर्ट में आपको ये कहा जा रहा है कि आप इंसेन नहीं हो, ठीक है, यहां तक आप। देन नेक्स्ट है आपका एक्ट डन इन इंटॉक्सिकेशन। तो एक्ट डन इन इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है आपका भाई कि भाई कोई भी आदमी आप नशे की हालत में कोई अगर काम करता है
तो उसको ऑब्वियस सी बात है समझ नहीं होती। जैसे कि आप लोग भी अगर देखते हैं आसपास कोई इंसान, अगर आपका दोस्त वगैरह है, कोई भी मोहल्ले में भी कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, नशा करके आते हैं, दिन भर कुछ भी बोलते हैं, सुबह बोलते हैं उठ के कि भाई मैंने अच्छा ये सब किया, मुझे तो पता ही नहीं था। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि कोई भी इंसान अगर नशे की हालत में है और वो चीज उसने वॉलंटरली की है, वॉलंटरली मतलब के अपनी इच्छा से उस इंटॉक्सिकेशन चीज को, मतलब जो भी लीकर है, दारू है, रम है, जो भी चीज है उसने पी, ड्रग लिया है, जो भी चीज ली, वो अपनी इच्छा से ली है, तब वो बेनिफिट नहीं लेगा इन सेक्शंस का, 23 एंड 24 का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। अगर वो उसकी इच्छा के अगेंस्ट है, देन दैट पर्सन विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए पर्सन who at the time of doing it is by reason of intoxication की वजह से incapable हो knowing the nature of the act, क्या एक्ट है, क्या हो रहा है, उसका क्या नेचर है वो नहीं समझ पा रहा है, और क्या वो जो एक्ट रॉन्ग है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा, उसको सजा यहाँ पे नहीं मिलेगी। लेकिन जरूरी क्या है कि वो इंटॉक्सिकेटेड चीज जो है उसको एडमिनिस्टर कराई गई, मतलब उसको दी गई हो, चाहे वो बाय इंजेक्शन हो, पिलाई गई हो, कैसे भी की गई हो, उसकी नॉलेज के बगैर और उसके विल के अगेंस्ट। बेटा एक सेकंड हरी भाई, हाँ एक सेकंड। चलिए, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा था कि भाई जो इंटॉक्सिकेटेड चीजें हैं वो उसको एडमिनिस्टर कराई गई हो बिना उसकी नॉलेज के। बिना उसकी नॉलेज के मतलब कि जाहिर सी बात है, आप कोई जूस पी रहे हो, उसमें कोई किसी ने नशे की दवा डाल दी हो, तो आपको पता नहीं कि भाई आपने पी लिया, आपको नशा हो गया, अब आपका दिमाग घूम रहा है, आप काम नहीं कर रहा है, और आपने जाके कोई ऑफेंस कर दिया, है ना, तो आपकी लायबिलिटी नहीं होगी। अगेंस्ट योर विल का मतलब है कि भाई जबरदस्ती किसी ने पकड़ा आपको और आपको जो है वो दवा खिला दी, डाल दी आपके मुंह में, डाल दिया और बोला कि जो है, या फिर दारू या कुछ भी चीजें आपको पिला दी, आप मना कर रहे कि भाई हमको नहीं पीना, पर उसने जो है पिला दिया। तो ये चीजें हैं। तो अगर ऐसी चीजें होती हैं उस इंटॉक्सिकेशन की वजह से, उस नशे की हालत की वजह से आप नहीं समझ पा रहे कि जो चीज आप कर रहे हैं वो गलत है, वो लॉ के अगेंस्ट है, तो उस सिचुएशन में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कुछ रूल्स लेट डाउन किए गए थे, जैसे कि वही कि भाई कोई भी इंसान को जब वो इंटॉक्सिकेशन हालत में है, तो इंटॉक्सिकेशन होना इज इटसेल्फ इज नॉट एन डिफेंस। इंटॉक्सिकेशन की वजह से, वही वाली बात अगेन जो हम लोगों ने इंसेंटी वाले में पढ़ा, कि इंटॉक्सिकेशन की वजह से आप जो है चीजों का नेचर नहीं समझ पा रहे, क्या आप करने जा रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे कि जो चीज आप कर रहे हैं वो रॉन्ग है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। और हमेशा किसी भी लोग को जब सामने लाया जाएगा तो हम मानेंगे भाई उसको सब चीजें समझ में आ रही थी, अनलेस एंड अनटिल वो प्रूफ करे कोर्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बीएड वाले केस में कही गई थी। दूसरा जो है आपका सेक्शन 24, सेक्शन 24 कहता कुछ है बट इसका मीनिंग कुछ और है। ये कह रहा है कि an act done is not an offense unless done with particular knowledge or intention। कोई ऐसा एक्ट जो है किसी पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन के साथ अगर किया जाएगा तभी वो ऑफेंस होगा। अगर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है उस ऑफेंस में और वो एक ऐसे पर्सन ने किया है जो कि इंटॉक्सिकेटेड है, तो उसकी लायबिलिटी होगी। ठीक है, ये मान के किया जाए कि भाई उसको नॉलेज थी, उसकी इंटेंशन थी, अनलेस एंड अनटिल वो पर्सन को इंटॉक्सिकेटेड चीज जो है उसके नॉलेज और उसके विल के अगेंस्ट दी गई। तो कहने का मतलब इसका पूरा सेक्शन का ये है कि भाई कोई भी अगर आपने कोई इंटॉक्सिकेटेड चीज वॉलंटरली ली है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने वॉलंटरी लेने के बाद कोई ऑफेंस किया है, तो उस सिचुएशन पे आपको इस इंटॉक्सिकेशन वाले रूल का डिफेंस नहीं मिलेगा। आप नशा करके गाड़ी चला रहे, किसी को हिट कर दिया आपने, आप करके रहे यार मैं नशे की हालत में था, मैं गाड़ी समझ नहीं पाया और मुझसे ये हो गया, तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। आप नशे की हालत में किसी का मर्डर कर दे रहे हैं और आप कह रहे कि भाई मैं नशे की हालत में था, मुझे पता नहीं चला, और नशा कैसे, आपने खुद अपनी मर्जी से किया था, तो उस सिचुएशन पे आप जो है उसका डिफेंस नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें पूरा क्या है, सेक्शन 24 में ये सिंपल सी बात कहता है भाई कि आपने अगर कोई इंटॉक्सिकेटेड चीज वॉलंटरली ली है, वॉलंटरी मतलब कि आपको उसकी इंटेंशन थी लेने की
है ना, या फिर आपने आपकी नॉलेज थी कि भाई ये इंटॉक्सिकेटेड चीज है, इसको हम ले रहे हैं तो हमको जो है वो नशा होगा। तो इस सिचुएशन पर अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो देन यू विल नॉट गेट द बेनिफिट इफ यू हैव कमिटेड एनी काइंड ऑफ ऑफेंसेस, बिकॉज इट विल बी कंसीडर्ड दैट यू हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन टू कमिट दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। कहने का मतलब ये कि भाई कोई भी अगर आपने ऐसी चीज इंटॉक्सिकेशन हालत में करी है जो आपने अपनी इच्छा से उसको इंटॉक्सिकेट किया था, मतलब वो नशा जो आपने अपनी इच्छा से किया था, तो उस सिचुएशन में अगर आपसे कोई ऑफेंस होता है तो ये माना जाए कि उस ऑफेंस को उस नॉलेज और उस इच्छा के साथ आपने किया है। ठीक है, आशय और जो नॉलेज को क्या कहते हैं हिंदी में, ज्ञान है, तो उस ज्ञान और इच्छा के साथ आपने उस ऑफेंस को किया है ना। तो इसमें केस है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें एक साहब रहते हैं, वो पार्टी में जाते हैं, पार्टी में जो कर्नल वर्नल टाइप में कुछ रहे होंगे, ये कोई ऑफिसर वगैरह, तो एक बच्चा रहता है, वो खाना लेके एक चेयर पे जाके बैठता है इनके सामने। तो उस बच्चे से ये कहते हैं कि भाई उठ जा, मैं यहाँ पे बैठूंगा। बच्चा भी थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, वो कहता है कि भाई मैं नहीं उठ रहा, आप दूसरी चेयर में जाके बैठो, मैं क्यों आपको अपनी चेयर दूं। उनको गुस्सा आ जाता है, वो मतलब वही नशा वगैरह वो लोग सब कर रहे होते हैं वहां पे बैठ के, दारू वगैरह वो लोग पी रहे होते हैं, पार्टी शार्टी में जैसे होता है। तो वो बंदूक निकालते हैं और उस बच्चे को वहां पे शूट कर देते हैं। मामला कोर्ट में जाता है, कहते हैं कि भाई मैं तो इंटॉक्सिकेशन हालत में था, मुझे नहीं पता चला कि मैंने क्या किया है ना, नशे में था मैं। तो कोर्ट कहती है कि भाई नहीं, जब आपने कोई नशा जो है अपनी मर्जी से किया है, देन इन दैट केस यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट जो आपने किया है, आपको जो है लाइबल किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बेसिकली यहाँ पे आपको समझना। देन नेक्स्ट आता है आपका कंसेंट। कंसेंट सेक्शन 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसको देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। कंसेंट में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक मैक्सिम है जो हमेशा काम करती है, वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया हमने टॉट में भी पढ़ी थी। क्या मतलब होता है इसका, कि जब आपने अपने खिलाफ कोई एक्ट करने के लिए कंसेंट दे दी तो आप वहां पे उसका बेनिफिट नहीं ले सकते, है ना। वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया की मैंने सामने वाले को कंसेंट दे दी कि भाई मैं रेडी हूं हार्म सफर करने के लिए, तो जो है आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी यहाँ पर। तो उसी चीज को लेकर जो है कुछ सेक्शंस हैं, बस इन सेक्शंस को याद रखिएगा, इसमें कुछ लाइंस याद रखिएगा, बस उससे ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना। सेक्शन 25 कहता है कि एक्ट नॉट इंटेंडिंग एंड नॉट नोइंग टू लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। किसी इंसान ने आपके खिलाफ कोई एक्ट किया है, लेकिन उस इंसान का कोई इंटेंशन नहीं था या उसको नॉलेज नहीं थी कि जो मैं एक्ट कर रहा हूं उससे आपकी डेथ हो जाएगी या आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, और वो एक्ट कैसे कर रहा है, आपकी कंसेंट लेकर कर रहा है। ठीक है, तो उस पर्सन को आप लायबल नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा है कि एक्ट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ बाय द पर्संस फॉर द पर्संस बेनिफिट। ये बेसिकली डॉक्टर लोगों के लिए लगता है कि भाई आप ऑपरेशन करते हैं, सामने वाले कंसेंट लेकर कि भाई हम आपका ऑपरेशन करने जाए लेकिन इसमें इतना रिस्क है, तो अगर कुछ हो जाएगा आपको तो कल इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। आप कहते हैं हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसी इतनी बीमारी से हम मर रहे हैं, आप कर ही दो इलाज, जिएंगे तो जिएंगे, मरेंगे तो मरेंगे। आप इलाज करते हैं, आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती इसकी डेथ काउज करना, बट आपसे इलाज भी आप बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब आप ऑपरेशन वगैरह जो भी है बहुत अच्छे से करते हैं, बट फिर भी वो इंसान नहीं बच पाता क्योंकि इतना मामला क्रिटिकल होता है, तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं। Then next है act done in good faith for the benefit of child or innocent person by or by consent of the guardian। अब ये बात आ जाती है बच्चे के लिए कि बच्चे का तो कंसेंट बच्चा खुद नहीं दे सकता, तो बच्चे की कंसेंट या तो उसका गार्जियन दे सकता है, या फिर गार्जियन कब देगा, जब कोई दूसरा पर्सन उसके लिए कोई एक्ट करे। मतलब किसी डॉक्टर के पास आप 5 साल के बच्चे को इलाज कराने ले गए, उसको बहुत खतरनाक कोई बीमारी है, तो वहां पे वो बच्चा कंसेंट नहीं देगा, वहां पे उसके गार्जियन कंसेंट देंगे। या फिर कह रहा है बाई और बाई द गार्जियन, बाई द कंसेंट ऑफ द गार्जियन का मतलब है कि मान लीजिए किसी बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और गार्जियन जो है खुद कुछ कर रहा है उस बच्चे के लिए और बच्चे की डेथ हो जाती है, तो गार्जियन की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, है ना। बच्चे की गुड फेथ में बच्चे के बेनिफिट के लिए कुछ कर रहा है, कोई दवा दे रहा है, उसको कुछ भी कर रहा है, उसकी पट्टी कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, माँ बाप ने उठाया उसको और पूरा पट्टी वगैरह सारे में सर में बांध लिया, ठीक है, कि भाई इसका ज्यादा खून ना बहे। लेकिन हुआ क्या कि वो जो कपड़ा उसने उसको बांधा बच्चे के लिए, बच्चे के फायदे के लिए, उस कपड़े से ही उसको इन्फेक्शन हो गया और बच्चे की डेथ हो गई, तो क्या आप गार्जियन को लायबल कर दोगे? नहीं, क्योंकि गार्जियन जो है उसने वो एक्ट किया है गुड फेथ में कि बच्चे का ज्यादा खून ना बहे और उसके बेनिफिट के लिए,
तो यहाँ पे उसकी गार्जियन की लायबिलिटी नहीं है। और वही गार्जियन उस बच्चे को उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है और वहां पे कंसेंट देता है कि जो इसका ऑपरेशन करना आप करिए, अगर कुछ हो भी जाएगा तब भी हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो और डॉक्टर कोई उसके कंसेंट के साथ बच्चे का ऑपरेशन करता है, बच्चे की मौत हो जाती है, गार्जियन सॉरी डॉक्टर कोई नेग्लिजेंस एक्ट नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन करता है, बट फिर भी बच्चा नहीं बच पाता ज्यादा खून बहने की वजह से, किसी वजह से, तो यहाँ पे डॉक्टर की भी कोई लायबिलिटी नहीं। ये सिंपल सा पॉइंट है। देन नेक्स्ट आता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो कंसेंट वाला पार्ट है ना, इसमें बहुत एक चीज का केयर करना होता है। केयर क्या है कि भाई जब आप सामने वाली कंसेंट ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो सामने वाला है वो कंसेंट फियर में या मिसकंसेप्शन में नहीं दे रहा है। अगर आपको उसकी नॉलेज है कि सामने वाला कंसेंट जो है फियर में दे रहा है, मिसकंसेप्शन में दे रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर आप उसी कंसेंट पे काम करते हैं तो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, आप ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। ठीक है। फिर इनसेंट पर्सन की कंसेंट नो कंसेंट होगी, उसका कोई कंसेंट नहीं माना जाएगा। चाइल्ड जो कि 12 साल से कम उम्र का है, उसकी कंसेंट जो है वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है। इन दोनों ही कंसेंट कौन देगा? इसके गार्जियन देंगे। इनकी कंसेंट पर अगर आप कोई काम कर देते हैं तो आपकी यहाँ पे लायबिलिटी आएगी। इनके जगह पे इनके गार्जियन की कंसेंट जरूरी है। नेक्स्ट बोलता है सेक्शन 29 की एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काउज। अब ये कह रहा है कि भाई सामने वाले ने कंसेंट दे दी, सब कुछ कर दिया, ठीक है, बट आपने ऐसा एक्ट किया है जो कि अपने आप में एक हार्म है ना, अपने आप में हार्म है। जैसे कि आपको ऑपरेशन करने के लिए कहा गया, बट आपने ऑपरेशन करते समय सामने वाले की किडनी निकाल लिया। ठीक है। आपको बोला गया कि भाई क्या कहते हैं, आपके पास कोई लेडी आई जिसको जो प्रेग्नेंट है, उसका आपको ऑपरेशन करना था, लेकिन आपने उसका अबॉर्शन कर दिया। ठीक है। तो कंसेंट उसने क्या दिया? अपना ऑपरेशन करने के, लेकिन आपने बच्चे का अबॉर्शन कर दिया। तो वो सारे क्या है एक्ट अपने आप में एक जो है वो इंडिपेंडेंट हार्म है, जो कि उसके कंसेंट से रिलेटेड नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपकी लायबिलिटी होगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो दो सेक्शन है 28 एंड 29, ये एक्सेप्शन है जनरल रूल के। जनरल रूल क्या है कि भाई आपकी लायबिलिटी नहीं होगी, बट इन सिचुएशन में जब सामने वाले के फियर में कंसेंट दे रहा है, जब सामने वाला मिसकंसेप्शन में कंसेंट दे रहा है और आपको उसकी नॉलेज है, ये सामने वाला माइनर है, इनसेंट पर्सन है, और वो कंसेंट दे रहा है और आप उसकी कंसेंट पे काम करें, तो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। और ये वाला कि कोई ऐसा एक्ट आपने किया जो कि खुद में एक अपने आप में एक हार्म है, इंडिपेंडेंट हार्म है, ऑफेंस है, तो सिचुएशन में आपकी लायबिलिटी। आप नहीं कह सकते भैया उसने तो मुझे कंसेंट दी थी। भैया उसने कंसेंट दी थी आपको हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए, आपने उसका उठा के किडनी का ऑपरेशन कर दिया। ठीक है। तो इस सिचुएशन में बात समझ आ रही है यहाँ तक। फिर इसके बाद लास्ट है इसमें कि सेक्शन 30 इज एन इंटेंडेड टू कवर केस नॉट कमिटेड अंडर सेक्शन 26, 27। अच्छा, ये बेसिकली कहता है ये वाला सेक्शन 30 कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि जहां पे आप सामने वाला पर्सन अपनी कंसेंट नहीं दे सकता, तो उस सिचुएशन पे आपने गुड फेथ में उसके बेनिफिट के लिए काम किया, तो आपकी लायबिलिटी नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई एक आदमी है, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होकर उसको हॉस्पिटल लाया गया, अपना उसका कोई गार्जियन है ना ही वो पर्सन ऐसी अवस्था में कि जो अपना कंसेंट दे दे, तो डॉक्टर कोई खोजेगा थोड़ी इंसान को कि भाई कोई आए और इसकी जगह पे कंसेंट दे, या जब ये होश में आए तो इससे हम पूछूं कि हाँ तो हमारा इलाज कर दूं और फिर हमारा उसका इलाज कर लूं। नहीं, डॉक्टर क्या करेगा उसकी बेनिफिट के लिए गुड फेथ में कि भाई ये इंसान अगर का इलाज हमने 10 मिनट में स्टार्ट नहीं किया तो ये मर जाएगा, तो गुड फेथ में डॉक्टर ने उसके बेनिफिट के लिए उसकी बिना कंसेंट लिए उसका इलाज करना स्टार्ट कर दिया। So in that situation, the doctor will not be held liable for the offense. ठीक है। अगर डॉक्टर से उस इंसान की डेथ हो जाती है, उसको कोई हार्म हो जाता है, तो डॉक्टर लायबल नहीं होगा, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि डॉक्टर की साइड से कोई नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई डॉक्टर एकदम आराम से उसका पेट खोल के आराम से बैठा है और जो है आराम से चाय पी रहा है फिर ऑपरेशन कर रहा है। नहीं, मतलब डॉक्टर भी पूरी प्रॉपर केयर करेगा। गुड फेथ का क्या मतलब होता है? प्रॉपर केयर एंड कॉजन अगर आपने लिया है तब पूरी प्रॉपर केयर में वो काम कर रहा है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिले। ठीक है। तो ये चीजें इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेटरी जरूरत नहीं है समझने की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इसको इतना जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, इतना अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बस इसमें ध्यान रखें कि यहाँ पे जो चाइल्ड की एज है वो 12 ईयर है। एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। हर किसी को लगता है कि जो सेक्शन 28 है उसमें चाइल्ड की एज भी जो 18 साल होनी चाहिए, जो वहां पे हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 में पढ़ा था। यस यहाँ सर, पे यही स्पेशली पूछना चाह रहे थे।
हाँ, स्पेशली यहाँ पे चाइल्ड की एज जो है वो 12 ईयर रखी गई, मतलब कि यहाँ पे सिचुएशन में चाइल्ड है वो 12 साल से कम उम्र का है, उसकी कंसेंट जो है उसके गार्जियन देंगे। अगर कोई चाइल्ड 12 साल से ज्यादा की उम्र का है तो वो अपने आप को हार्म काउज करने के लिए कंसेंट जो है वो दे सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? अब ये जो दो पार्ट हैं इसके, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सिंपल सा बात है, इसको आपको समझना है कि कम्युनिकेशन इन मेड इन गुड फेथ का मतलब क्या है कि भाई वही, इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप गए अपनी रिपोर्ट लेकर, रिपोर्ट में लिखा था कि भाई आप HIV पॉजिटिव हैं, प्लस आपको हार्ट की बीमारी है, प्लस आपका जो है लिवर भी डैमेज हो चुका है, प्लस आपका कोई और बीमारी जिसके बाद आप 1 महीना ही जिंदा रह पाएंगे, चाहे इलाज कर लो, कुछ भी कर लो, किसी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लो, आप 1 महीने ज्यादा जिंदा नहीं पाए। डॉक्टर ने सोचा कि भाई ये बंदा 1 महीना जिंदा रह पाएगा, चलो इसको इसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं ताकि अपने रिश्तेदारों से मिल ले, जो भी इसका कर्जा है वो कर्जा चुका दे, बाकी जो भी इसको काम करने होंगे, दुनिया देखनी होगी, जो भी इसके शौक होंगे बेचारा अपना पूरा कर ले। डॉक्टर ने बोला कि सर ये आपकी रिपोर्ट है, हम आपको बताना चाहते हैं कि बस आप 1 महीने के मेहमान हैं। जैसे ही ये बात उसने सुनी, अपना हाथ रखा उसने दिल पे, और जनाब क्या हुआ, 1 महीने से पहले ही निकल लिया। डॉक्टर लायबल होगा? नहीं लायबल होगा। क्यों? क्योंकि उसने गुड फेथ में बोला कि भाई जाते जाते अपना जो भी अच्छा काम है अपना करके चले जाएं, लेकिन वो खुद ही उसी दिन उसी टाइम चले गए, तो उसमें डॉक्टर की क्या गलती? समझ में आ रही? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने सामने वाले को कम्युनिकेट किया गुड फेथ में, उस पर्सन की बेनिफिट के लिए, ठीक है, और उससे जो है उसको मान लीजिए कोई नुकसान हो जाता है, कोई हार्म हो जाता है, तो भी आप वहां पे लायबल नहीं होंगे। देखिए यही कह रहे हैं कि नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ is an offense by reason of any harm to the person to whom it is made if it is made for the benefit of that person। ये उसकी इंफॉर्मेशन किस लिए उसको कम्युनिकेट की गई है? उस पर्सन की बेनिफिट के लिए कम्युनिकेट की गई। लेकिन एक ऑफेंस हो गया, ऑफेंस क्या हो गया भाई, वो इंसान मर गया, तब ऐसा थोड़ी कि आपके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगा देंगे, नहीं, आपने भाई गुड फेथ में इंफॉर्मेशन उसको कम्युनिकेट की थी, सो विल नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 31 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट है आपका एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड टू बाय थ्रेट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहाँ पे, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि भाई किसी इंसान से कोई काम जबरदस्ती कराया जाएगा तो वो ऑफेंस नहीं होगा, है ना, बट उसकी भी एक लिमिट है। आपसे कोई भी काम कंपेल करके अगर कराया जाता है तो उसकी भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि आपके सर पे किसी ने बंदूक रखी और बोला कि सामने वाले को शूट कर दो, और आपने अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले को शूट कर दिया तो आपको सजा नहीं होगी आपको सजा। ये सेक्शन 32 बेसिकली कहता है। क्या कह रहा है देखिए समझिए इसको। सेक्शन 32 प्रोवाइड दैट एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। 2 तरीके के ऑफेंस की बात कर रहे हैं, मर्डर को छोड़ के, और वैसा कोई ऑफेंस जिसमें जो ऑफेंस है स्टेट के अगेंस्ट है और जिसमें डेथ पेनल्टी है, ठीक है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, सेडिशन वगैरह जो ऑफेंस वगैरह था। जो पॉइंट ये कह रहा है कि ऐसा कोई ऑफेंस जो कि मर्डर नहीं है और जो ऐसा ऑफेंस नहीं है जो स्टेट के अगेंस्ट है जिसमें डेथ पेनल्टी है, वो कोई इंसान अगर करता है, ठीक है, क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसको कंपेल किया गया है बाय थ्रेट, को डरा धमका के कहा गया कि भाई आपको ये काम करना है, या एट टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली काउज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। मतलब कि उस इंसान के ऊपर ऐसा एप्रीहेंशन है कि भाई अभी के अभी उस इंसान की मौत हो जाएगी अगर उसने उस काम को नहीं किया। तो या तो डरा धमका के उससे वो काम कराया जा रहा है, या फिर उसको ऐसा उसके दिमाग में डर पैदा किया गया है कि अभी की अभी उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब कि आपने क्या किया, एक इंसान बीच रास्ते में खड़ा है, उसको फोन किया, बोले कि वो जो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हो वहां से हम एक स्नाइपर लेके बैठे हैं, अगर तुमने अपने सामने वाले आदमी को नहीं मारा तो हम तुमको यहाँ से गोली मार देंगे। तो क्या है, उसके दिमाग में डर आ गया कि भाई जो है वो मैंने सामने वाले को नहीं मारा तो ये मुझे मार देगा। बट द पॉइंट इज, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि आप इन दोनों सिचुएशन में भी 2 तरीके के ऑफेंस को नहीं कर सकते। अंडर द थ्रेट आप एक ऑफेंस नहीं कर सकते, दैट इज मर्डर, और दूसरा कि ऐसा कोई ऑफेंस जो स्टेट के अगेंस्ट है जिसमें पनिशमेंट क्या है, डेथ है। तो अंडर द थ्रेट यू कैन नॉट कमिट ए मर्डर ऑफ एनी पर्सन, अंडर द थ्रेट यू कैन नॉट कमिट एन ऑफेंस व्हिच इज अगेंस्ट द स्टेट एंड पनिशेबल विद डेथ। अगेन ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है कि आपकी डेथ हो जाएगी, उसमें भी
आप मर्डर और ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें जो स्टेट के अगेंस्ट है और जिसमें डेथ पनिशमेंट है वो आप नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते। मान लीजिए कोई की मेकर है, उसको डाकुओं ने पकड़ के लाया, सर पे बंदूक रखी, बोला तुमको हम मार देंगे नहीं तो ये दरवाजा खोलो, दरवाजा उसने खोल दिया, भाई इसको बेनिफिट मिलेगा इस सेक्शन का कि भाई हमको नहीं दरवाजा खोलते हैं तो वो जो है हमको मार देते हैं, तो ये बेनिफिट उसको मिलेगा। लेकिन अगर उसको वही सर पे बंदूक रखी गई और बोला कि ये जो घर के आदमी है उसको मार दो जाके, और उसने उसको मार दिया, तब उसको बेनिफिट नहीं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक मैगजीन है, हमने पहले भी पढ़ी थी कि एक्टस में इनवाइटो फैक्टस नॉन इट्स मीन्स एक्टस, मतलब कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि मेरे द्वारा किया तो गया है बट मेरे विल के अगेंस्ट है तो वो मेरा एक्ट नहीं माना जाएगा। बट कब तक, जब तक वो मर्डर ना हो, जब तक वो स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस ना हो जिसमें सजा जो है वो डेथ पेनल्टी हो। ठीक है, एंड देन इसमें आता है एक्ट काउजिंग स्लाइट हार्म, तो सेक्शन 33 जो है बेसिकली इसकी बात करता है तो भाई कोई भी ऐसा एक्ट आपने किया जिसमें नॉर्मल पर्सन आम लोग जो हैं बेसिकली है ना, और पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस, नॉर्मल जो सम टेम्पर के जो लोग हैं, नॉर्मल समझ, जो हाइपर अगर पागल लोग हैं उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सेंस के लोग जो नॉर्मल जो रहते हैं बेसिकली, वो उस सिचुएशन में आपके खिलाफ कोई कंप्लेन ना करें। अगर ऐसा कोई ऑफेंस किया है आपने तो आपको की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल इसमें इलस्ट्रेशन दिया है कि आप गाड़ी चला रहे थे और कीचड़ का छींटा आपकी गाड़ी के टायर से उड़ा और वो किसी सामने वाले के जाके कपड़े पे पड़ गया या उसके चेहरे पे पड़ गया। कादिर खान वाली मूवी आप लोगों ने देखी होगी, नौकर, क्या था वो, गोविंदा और कादिर खान और सारी चीजें, क्या थी, नौकर, क्या थी मूवी का नाम, किसी को याद है? चलिए बहरहाल देख लीजिएगा। तो द पॉइंट इज कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी की टायर से पानी का छींटा मतलब वही गड्ढे में गई और पानी का छींटा वहां से उड़ा और वो किसी के चेहरे पे जाकर लगे, तो नॉर्मल केस में नॉर्मल आदमी आपके खिलाफ कंप्लेन नहीं करे, थोड़ा सा हो सकता है आपको उल्टी सीधी बातें बोलते के देख के गाड़ी चला, ये वो दो गाली भी देते, बट कंप्लेन नहीं करेगा। तो वही कह रहा है कि कोई ऐसा अगर आपने एक्ट किया है जिसमें नॉर्मल माइंड के लोग जो है वो कंप्लेन नहीं करेंगे, तो उस सिचुएशन में आप उस पर्टिकुलर एक्ट में सामने वाले के खिलाफ भी कंप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि एक मैगजीन में डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। अब देखिए ध्यान रखिएगा, इस पूरे डिफेंस में जनरल एक्सेप्शंस में हमने 3 मैगजीन पढ़ी है, 3 मेरे ख्याल से 4 पढ़ी है, सॉरी, चारों मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथी है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। क्या मतलब होता है, लॉ इज नॉट कंसर्न विद स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजों का लॉ ध्यान नहीं देगा। भाई कोर्ट के पास ऐसे ही बड़े बड़े मामले पड़े हैं, थेफ्ट के हैं, मर्डर के, एक्सटॉर्शन के, रॉबरी के, और वो कह रहे हैं आप आगे कि भैया आप जो है हमारा वो कीचड़ पड़ गया चेहरे पे तो उसके खिलाफ केस करो, चलिए निकलिए यहाँ से, आपका केस वेस नहीं फाइल होगा, हटिए साइड हो गया। कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीजों को लॉ जो है वो नहीं देखेगा, बड़ा हार्म हुआ है तो भाई आपको हम देखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक हम लोग रखते हैं आज की क्लास। बाकी जो है आपका प्राइवेट डिफेंस, इसको कल, और इसके साथ बाकी का जो और है आपका अबेटमेंट, कल्पेबल अबेटमेंट और वो कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, ये सारी चीजें कल की डेट में इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा सा इसको कर रहे हैं। अगर फिर भी स्पीड लग रही होगी क्लास आप लोगों को तो आप लोग मुझे एक बार बता दीजिएगा ना, थोड़ा सा उसको फिर स्लो कर लीजिए अगर स्पीड लग रही है तो, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट यूजीसी नेट वाले हैं उनका पढ़ा हुआ है तो वो चीज़ें उनको बस रिवाइज करनी है। बाकी जो स्टूडेंट है मेरे उनको, उनका भी, उनको मैंने पढ़ाई, हम लोग दोबारा रिपीट करें, है ना। मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए।